अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपके इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाज़रीन, लास्ट वीक अमेरिका में एक बहुत ही अनयूजुअल इवेंट हुआ। अमेरिका में टिकटॉक बैन हुआ, फिर ये बैन हटा दिया गया। Looking at TikTok, we may be banning TikTok. क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस टिकटॉक बैन का चाइना से कोई ख़ास ताल्लुक और कनेक्शन नहीं है, बल्कि इस बैन की वजह एक बहुत ही अलग कंट्री है। स्पाईवेयर, डेटा प्राइवेसी या चाइनीज़ ऑनरशिप सिर्फ इसकी वजह नहीं है, बल्कि रीज़न कुछ और है, और वो रीज़न है दुनिया में इन्फ्लुएंस और नैरेटिव को कंट्रोल करने की जंग। इन नैरेटिव और परसेप्शन के गेम में टिकटॉक नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ये आम अमेरिकन का ब्रेन वॉश कर रहा है। इन आर्ग्यूमेंट्स के साथ टिकटॉक को बलि का बकरा बनाया गया। इस टिकटॉक बैन के थ्रू असल में अमेरिका के डिफरेंट पावरफुल ग्रुप्स और इन्फ्लुएंशियल लॉबीज ने दोबारा से नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू की। इस पूरे मसले को समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई से देखना होगा। And as of today, TikTok is back. – 2020 में तब के यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक के पेरेंट कंपनी बाइट डांस को अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा बताया था। We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options, but a lot of things are happening. So we'll see what happens. But we are looking at a lot of alternatives with respect to TikTok. इस एक स्टेटमेंट ने टिकटॉक के फ्यूचर और एग्जिस्टेंस की लड़ाई को जन्म दे दिया। मगर ट्रंप के जाने के बाद बाइडन आए और उन्होंने बैन को ख़त्म कर दिया। मतलब हैरानकुन तरीके से अब टिकटॉक कोई नेशनल सिक्योरिटी के लिए, कोई अमेरिका के लिए ख़तरा नहीं था। फिर ये सब अक्टूबर 2023 में एकदम से बदल जाता है। इंटरेस्टिंगली इस बार सारी कंट्रोवर्सी की वजह चाइना नहीं बल्कि इजराइल था, क्योंकि टिकटॉक ग्राउंड जीरो से अनफिल्टर्ड रिपोर्ट्स के लिए लाइफलाइन बन चुका था। सडनली पूरी दुनिया इजराइल को एक न्यू लेंस से देख रही थी, एक ऐसा लेंस जिसने इजराइल की आर्मी को दुनिया की सबसे मोरल आर्मी है इस नेशन को बिल्कुल तोड़ करके रख दिया। इजराइल की आर्मी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई। देखते ही देखते लाखों लोगों के लिए टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां से वो बिना फिल्टर्ड और बिना मीडिया स्पिन के ग्राउंड रियलिटी देख सकते थे। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होना शुरू होता है। जैसे अगर आप देखें, सिर्फ इंस्टाग्राम पर 57 लाख लोग फ्री पैलेस्टाइन हैशटैग के साथ पोस्ट करते हैं, जिसके कंपैरिजन में सिर्फ 2,01,000 लोग आई स्टैंड विद इजराइल टैग के साथ पोस्ट करते हैं, जो यकीनन फ़लस्तीन के सपोर्ट में एक ज़बरदस्त लहर है। अब अगर आप फेसबुक देखें तो यहाँ डेटा और भी फ़लस्तीन के हिमायत में है। 1,10,00,000 लोग फ्री पैलेस्टाइन हैशटैग के साथ पोस्ट करते हैं, उसके मुकाबले में सिर्फ 2,78,000 लोग आई स्टैंड विद इजराइल के साथ पोस्ट करते हैं। यहाँ ये ध्यान रहे कि ये कोई इंसिडेंट नहीं, कोई इत्तफाक नहीं, बल्कि ये एक ग्लोबल स्टेटमेंट है। फिर ये डेटा टिकटॉक पर आते आते और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। 15 से 22 दिसंबर 2023 के बीच सिर्फ एक हफ्ते में टिकटॉक पर फ्री पैलेस्टाइन सिर्फ ट्रेंड नहीं कर रहा था, बल्कि एक हंगामा बर्पा किया हुआ था। इस हैशटैग की व्यूज सिर्फ एक वीक में 82 मिलियन थी। वहीं इसके मुकाबले में आई स्टैंड विद इजराइल का बमुश्किल 2 मिलियन व्यूज था। ये डेटा, ये नंबर सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स नहीं, बल्कि ये पब्लिक सेंटीमेंट के शिफ्ट होने का एक क्लियर रिफ्लेक्शन था। मगर टिकटॉक के इस ह्यूज इंपैक्ट से सब खुश नहीं थे। कुछ लोग बहुत नाखुश थे। कुछ लोगों ने इन नंबर्स को बहुत अलग नजरिए से देखना शुरू किया। जैसे एंथनी गोल्डब्लूम, उन्होंने एक शॉकिंग क्लेम करते हुए ये कहा कि सिर्फ 30 मिनट टिकटॉक यूज करने से कोई भी 17% एंटीसेमिटिक बन सकता है। यह स्टैटिस्टिक्स इतना ज्यादा वायरल होता है कि पूरे नेशन का ध्यान उस तरफ खिंच जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया के प्राइमरी डिबेट्स में इस टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। Every 30 minutes that someone watches TikTok, every day
they become 17% more anti-Semitic. टिकटॉक अब सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि कुछ लोगों के लिए ये थ्रेट बन जाता है, खतरा बन जाता है। वो लोग जो नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए लाखों और करोड़ों रुपया खर्च करते थे, टिकटॉक उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया था जिसको खामोश करना उनकी मजबूरी थी। 很多的犹太团体盯着 TikTok 上面支持加沙走廊的70%，然后对不起支持以色列不到1%，70:1，你说犹太人怎么受得了 ？TikTok 无意中就得罪犹太人。 अब प्रो इजरायली लॉबी का सारा फोकस टिकटॉक था, जहां वो पैलेस्टीनियन वॉइस को दबाने, इजराइल के रेपुटेशन को बचाने, उसकी आर्मी के इज्जत को बरकरार रखने की कोशिश में लग जाते हैं। जोनाथन ग्रीनब्लाट, जो एंटी डेफेमेशन लीग ADL के CEO हैं, वो टिकटॉक के सबसे बड़े आलोचक हैं। क्योंकि ADL अपने प्रो इजरायली एडवोकेसी के लिए जाना जाता है। ग्रीनब्लाट भी टिकटॉक को बहुत हार्शली क्रिटिसाइज करते हैं, शायद इसलिए भी कि फेसबुक और गूगल के जैसे टिकटॉक उन्हें एनालिटिक एक्सेस नहीं देता है। इसीलिए उन्हें इजराइल के रेपुटेशन को बचाने के लिए टिकटॉक को क्रिटिसाइज करना मजबूरी थी। We need to talk about TikTok. TikTok, if you will, it is the 24/7 news channel of so many of our young people, and it's like Al Jazeera on steroids. यहां यह जरूर ध्यान में रखें कि ग्रीनब्लाट ADL टिकटॉक को टारगेट करने वाले अकेले नहीं हैं। यहां तक कि US गवर्नमेंट ने भी टिकटॉक का चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के साथ टाइज के ऊपर, डेटा के प्राइवेसी के ऊपर बहुत सारा सवाल किया। Is all of the data collected by TikTok prior to Project Texas shared with the Chinese government pursuant to the national intelligence laws of that country? Senator, we have not been asked for any data by the Chinese government and we have never provided it. फिर मार्च 2023 में द प्रोटेक्टिंग अमेरिकन फ्रॉम फॉरेन एडवर्सरी एक्ट यह कानून पास होता है और इस बिल के जरिए टिकटॉक को मेजर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर किया जाता है, जहां इस प्लेटफॉर्म को अमेरिकन का ब्रेन वॉश करने, US यूजर्स का डेटा चुराने का इल्जाम लगता है। सुनकर के अजीब लग रहा होगा क्योंकि फेसबुक और गूगल कई मर्तबा ऐसा करते हुए पकड़े गए हैं, यहां तक के यूजर्स का डेटा बेचने तक का उनके खिलाफ एविडेंस मिल चुका है। Problem with TikTok from a national security perspective is not the content of it, although people raise concerns about it and I have my own concerns, but that's not why you ban it. Why you ban it is controlled by Beijing. So if it were sold or firewalled, that would be fine. सवाल यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का झोला ढोने वालों के यहाँ यह बिल बिना किसी ऑपोजिशन और हंगामा के कांग्रेस ने कैसे पास कर लिया? इसका आंसर है एपेक। एपेक असल में अमेरिका के अंदर मोस्ट पावरफुल प्रो इजरायली एडवोकेसी ग्रुप है, जो असल में मेन स्ट्रीम मीडिया के नैरेटिव को कंट्रोल करने, अमेरिकन को इजराइल के सपोर्ट में हमेशा बनाए रखने के लिए काम करती है। बड़ी अफसोस की बात है कि ये लोग अमेरिका के स्कूल्स में मास शूटिंग पर कुछ नहीं करते हैं, जहां छोटे छोटे बच्चे मारे जाते हैं, या उन होमलेस लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं जिनका अपना घर नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज उन्हें नसीब नहीं है। मगर जब एक ऐसे ऐप की बात आती है जहां से लोग अवेयर होंगे, मोबिलाइज होंगे, तो गवर्नमेंट एकदम से उस ऐप को शट डाउन कर देती है, बैन कर देती है। वो तो खैर हो कि उन्होंने फिर से USA में टिकटॉक को रिस्टोर कर दिया है। And as of today, TikTok is back. यहां इस पूरे टिकटॉक एपिसोड से यह पता चलता है कि आम यूथ अब इंफॉर्मेशन के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ नहीं देखते हैं। दूसरी बात यह है कि इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लोगों के माइंडसेट और नैरेटिव को शेप देने में, उनके मिजाज को बनाने में बहुत इफेक्टिव है। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपका सोशल मीडिया यूज करना, लिखना, बोलना, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना बहुत इंपैक्ट करता है। इसीलिए खूब लिखिए, खूब बोलिए और लोगों को अवेयर करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।